मैं मंच को नमन करती हूँ। आप सभी स्नेही जन को दुबई से अमृत बिसारिया का नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी भारत से हैं, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विश्व में अपना साहित्यिक परचम लहराने वाले माननीय का विचार वाटिका में स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है आपका। विद्वत समृद्ध डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जिनका लेखन ज्ञान, विचार और संवेदना का सुंदर संयोजन है। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रख्यात कवि व गीतकार भी हैं। समकालीन कविता व भोजपुरी गीतों के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपने दिनकर शिखर आचार्य, जानकी वल्लभ शास्त्री और केदारनाथ मिश्र प्रभात सम्मान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सिंह जी ने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है तथा उनके निर्देशन में 2 शोधार्थियों ने पीएचडी भी अर्जित की है। मुबारक हो आपको सर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके अनेक शोध आलेख प्रकाशित हुए हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए आपका योगदान निरंतर प्रेरणादायी और उल्लेखनीय रहा है। साहित्य के क्षेत्र में कविता, गीत, गजल, मुक्तक, भोजपुरी एवं लोकगीत आपका विशेष रुचि का विषय रहा है। आपके 6 स्वतंत्र ग्रंथ तथा 17 साझा काव्य साहित्यिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। 20 से अधिक पुस्तकों की समीक्षाएं, अनेक साहित्यिक आलेख तथा प्रज्ञान विश्वम जैसी बहुराष्ट्रीय पत्रिका में और कृतित्व पर विशेषांक प्रकाशित हुआ है, जो आपकी साहित्यिक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। आपने शब्द पुष्प से आइए आप अपने शब्द पुष्प से समारोह सुहासित करिए आदरणीय। तो आइए ना, आप सभी विचार वाटिका में हम मिलते हैं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से मंडित माननीय रत्नेश्वर सिंह जी से और उन्हीं के द्वारा उनकी प्रतिक्रियाओं से माध्यम से साहित्य की बारीकियों से अवगत होते हैं। आदरणीय विचार वाटिका में आपका अंतर मन से स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। तो हम चलते हैं भारत आज। हार्दिक आभार मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। तो हम चलते हैं विचार वाटिका में। व्यक्तित्व और साहित्य क्या एक दूसरे की पूरक है, या यूं कहें कि साहित्य से व्यक्तित्व प्रभावित होता है? इस पे आपका क्या ख्याल है? जी आदरणीय। दरअसल सबसे पहले तो मैं इस समृद्ध मंच का, अंतर्राष्ट्रीय मंच का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह हमारा प्रतिपाद्य विषय रहा है। ये व्यक्तित्व जो है, इस व्यक्तित्व से आप समझ लीजिए कि इसको नवीनतम विज्ञान कहा गया। जी जी जी। ये व्यक्तित्व जो है वह मनोविज्ञान का प्रतिपाद्य विषय रहा है। इसको नवीनतम विज्ञान की संज्ञा दी गई। यद्यपि अगर ध्यान से देखा जाए तो मूलतः यह प्राचीनतम शास्त्र ही है। जब से व्यक्ति का आविर्भाव इस धरातल पर हुआ, तब से वह आरंभ में सूर्य, चांद और तारों की बात करने लगा। नक्षत्र विज्ञान की उत्पत्ति हुई। जब फिर उसका ध्यान अपने चारों तरफ के फैले हुए पदार्थों और रासायनिक द्रव्यों की ओर गया, तो भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई। अपने चारों तरफ के फैले हुए जीव जंतुओं और वनस्पतियों की ओर गया, तो फिर वनस्पति शास्त्र और जंतु शास्त्र की उत्पत्ति हुई। सबसे बाद में जो जीवन के अन्यान्य पक्ष हैं, वो व्यक्तित्व ही संपादित, संचालित और निरूपित करता है। जब व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर गया तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान,
और जब मन बाती आती है तो उसमें भावना होती है, संवेदना होती है, आवेग होता है, वेग होता है, और ये सब साहित्य के लिए जरूरी है। इसलिए ये कहना बहुत प्रासंगिक और उचित है कि साहित्य का व्यक्तित्व से लगाव और घनिष्ठ संबंध है, और वो एक दूसरे के पूरक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने व्यक्तित्व को इतने सुंदर शब्दों से परिभाषित किया दड़िया, कि व्यक्तित्व के चारों तरफ जितनी भी ऊर्जा उपस्थित है उस सबको मिला करके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और फिर व्यक्तित्व तो साहित्य से रिलेटेड होगा ही, और साहित्य भी व्यक्तित्व से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति के संस्कार, अनुभव और संवेदनशीलता साहित्य को रूप देती है, और जबकि साहित्य मनुष्य के विचार, दृष्टिकोण और व्यवहार को परिष्कृत करता है। तो दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। आपने बिल्कुल सही तर्क सम्मत जवाब दिया है। आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मन रोमांचित हो जाता है। फिर भी एक कवि हृदय लिखने को तत्पर हो जाता है। क्या ये सच है? जी, ये पूर्णतः सच है, इसलिए कि प्रकृति जो है, प्रकृति के प्रति जो है प्रेम स्वाभाविक और सहज रूप से व्यक्ति के अंदर आता है। जैसे अगर हम प्रकृति में पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण के प्रति हमारा सचेत होना, सजग होना अवश्यंभावी है। जैसे छायावाद के एक बड़े आधार और स्तंभ पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य को उन्होंने अपनी लेखनी से जो एक कैनवस बनाया, उसमें प्रकृति के तमाम रंगों को उसने उन्होंने उकेरा, और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि प्रकृति का विक्षोभ व्यक्ति के विक्षोभ से कम नहीं होता। और तब उन्होंने कविता की परिभाषा दी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अंजाम। प्रकृति का प्रेम, प्रकृति के प्रति लगाव, प्रकृति के प्रति भाव संवेदन हर प्रत्येक व्यक्ति को है। सावन आते ही कजरी का माहौल शुरू हो जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम में आदमी बेवल होकर और न जाने कितने अनेकानेक गीतों की रचना करता है। प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित तमाम, क्योंकि मन जो है व्यक्ति का, कवि मन जो है अत्यंत भावुक और संवेदनशील होता है। कोमल भावनाओं को वो उकेरता है, एक ऐसा कैनवस बनाकर, एक ऐसा चित्र बनाकर, जिसमें ये पता चलता है कि प्रकृति का कोई भी दृश्य जब सामने आता है तो उसमें हमारा कोमल मन, कवि मन सहज और सामान्य रूप से वो उससे प्रभावित होता है, और प्रकृति के सौंदर्य के बारे में वो लिखना पसंद करता है। मेरी अपनी बात, मैंने तो पंत की बात की जी। कि संगीत की लयबद्धता में, प्रेम की परिपूर्णता में और प्रकृति के सौंदर्य में जहाँ व्यक्ति हो जाता है, शून्य हो जाता है, प्राकृतिक सौंदर्यों के प्रति लगाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है, वहीं से कविता जन्मती है। चाहे वो प्रकृति के संबंध में हो, पर्यावरण के संबंध में हो, प्रेम के संबंध बहुत बहुत खूब। इतना सुंदर विश्लेषण आपने किया है प्रकृति और कवि के मनोभाव का लिखने के लिए, और ये बिल्कुल सच है। आप घर से बाहर निकल के पेड़ पौधों के साथ बैठ जाइए, यदि आपके मन में कोई दुख भी होगा वो खत्म हो जाएगा, और आप अपने आप को प्रकृति से, उस पेड़ की मनोहरता से, उसमें जो फूल खिल रहे हैं उससे जुड़ जाते हैं, और एक कवि मन प्रफुल्लित होकर बहुत कुछ लिखने लगता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रकृति एक बहुत ही अच्छी गुरु है कवि के लिए भी, जो लिखने के लिए प्रेरित करती है। हम अनेक दृश्य देखते हैं, पक्षी उड़ते जा रहे हैं आसमान में, उनकी आवाज हमें मधुर सरगम जैसी लगती है। तो ये सारी चीजें
प्रकृति है ना औलाद से हमें भर देती है, जो कि हम कविता या शब्दों का रूप लेकर के मोतियों जैसे कविता लिखते हैं, जैसा कि आप लिखते हैं। बहुत सुंदर विश्लेषण आदरणीय, बहुत सुंदर विश्लेषण। और हमारे मंच के उस पार से हमारे विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं उनको नमन वंदन करके आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय अनिरुद्ध जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। स्वागत है आदरणीय, आपका भी बहुत स्वागत है। कुसुम अविचल जी जुड़ गई हैं, लिख रही हैं। अमृत बिसारिया जी एवं डॉक्टर रत्नेश्वर जी, आप दोनों प्रबुद्ध श्रेष्ठ साहित्यकारों को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम आदरणीय आपको भी। बहुत सुंदर विचार मेरा वार्ता भी चल रही। प्रणाम। जी जी। अरे डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुक्तिनाथ मिश्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। अत्यंत सुंदर प्रश्न और उत्तर, सटीक उत्तर, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत सटीक उत्तर हमें सुनने को मिल रहा है। आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी, किरण भट्ट जी भी जुड़ी हुई हैं और अनिरुद्ध जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत गहरी सोच वाकई। प्रकृति में इंसान खुद को खो जाता है। बहुत सुंदर विश्लेषण आदरणीय। और आप सभी को मैं नमन वंदन करती हूँ और यूं ही आप जुड़े रहिए अंत तक इस प्रोग्राम से और सुनिए आगे डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी क्या क्या कहते हैं। आदरणीय, आप मनोविज्ञान को विज्ञान की नजर से देखते हैं या मन के भावों को प्राथमिकता देते हैं? जैसा कि आप मनोविज्ञान के छात्र रहे हैं, पीएचडी आपने की है। जी। दरअसल चूंकि अपने विषय के प्रति जब अपने विषय से जब मैं प्रभावित होता हूँ, तो दरअसल मनोविज्ञान जो है, अ, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, जो बायोलॉजिकल साइंस है, जो प्योर साइंस है, उससे थोड़ा अलग है। इसलिए कि ये इसको समर्थक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस कहा गया, मनोविज्ञान को। और और समर्थक समर्थक विज्ञान का मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही करें तो हम H2O कहेंगे। वो किसी भी मुल्क में अगर H2O कह दिया तो पता चलेगा कि नहीं, ये पानी का फॉर्मूला है और ये बता देता है। लेकिन मनोविज्ञान का जहां तक प्रश्न है, एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट, एक वेस्टर्न वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट जब जब मन मन के भावों की बात करता है, विचारों की बात करता है और कोई शोध करता है, तो उस शोध में उसके रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं होती। जैसे एक उदाहरण कि डाइवोर्स एक चीज है कि वो वेस्टर्न कंट्री में लीगलाइज्ड है और सोशल एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन इंडियन कल्चर में वो लीगलाइज्ड तो है लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस उसको आज भी नहीं मिला है। तो अगर उस पर कोई अगर वो शोध करता है तो उसके रिजल्ट में वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में अंतर आ जाएगा, रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं पाई जाएगी। लेकिन भाव जो है वो हमारा विषय, प्रतिपाद्य विषय। संवेदना जो है वो मनोविज्ञान का प्रतिपाद्य विषय है। संवेग जो है वो मनोविज्ञान का प्रतिपाद्य विषय है। आवेग जो है वो हम मनोविज्ञान का प्रतिपाद्य है। क्या खोज रही हो? डिस्टर्ब है तुमने? हाँ, वो हमारा प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए उससे जुड़ी हुई भाव, संवेद, आवेग, संवेग, इन सब से जुड़ी हुई बातें हमारा चूंकि प्रतिपाद्य विषय है। और साहित्य के लिए भी यह जरूरी है कि किस भाव प्रवणता की बात वो करता है, संप्रेषणीयता की बात वो करता है और एक सकारात्मक संदेश की बात करता है। तो मनोविज्ञान विज्ञान के रूप में भी मुझे मान्य है और मनोविज्ञान साहित्य लेखन के लिए भी मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि भाव, संवेग, संवेद और आवेग ये सब हमारा अपना मूल विषय है, प्रतिपाद्य विषय है। बिल्कुल सही कहा आदरणीय आपने। भाव, संवेग, संवेदना ये अपना होता है और मनोविज्ञान जो है वो हमारे मन का ही विज्ञान है, जो हम मन से सोचते हैं। और विज्ञान एक
भावना है, उस भावना को जब हम व्यक्त करते हैं, तो अपने मन के भाव को जब हम व्यक्त करते हैं, तो हमें विज्ञान का एहसास होता है और लगता है कि ये सच है। और आपने जो ये कहा कि अलग-अलग कंट्री में फ़र्क है, ये तो है थोड़ा। जिस कंट्री में जैसे रूल्स हैं, जैसे रहन-सहन है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा फ़र्क है, तो इसके हिसाब से उनका जो मनोविज्ञान है, वो उनके लिए ज़्यादा सही लगता होगा। हमारा मनोविज्ञान हमें सही लगता है, क्योंकि मनोविज्ञान का एटमॉस्फियर का मनोविज्ञान के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। मन का ही तो विज्ञान है, जैसा एटमॉस्फियर मिलता है, वैसा ही हम सोचते हैं। इसलिए विज्ञान मनोविज्ञान को प्रमाण देता है, जबकि मन के भाव उसे मानवीय गहराई प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि विज्ञान तथ्य है, तो भाव उसकी आत्मा। मनोविज्ञान वह सेतु है, जहाँ विज्ञान की तर्कशीलता और मन की संवेदनशीलता एक दूसरे से मिलकर मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण व्याख्या कर देती है। बिल्कुल सही कहा है आपने कि मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण व्याख्या करती है। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा वाद विवाद। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए हिंदी साहित्य को अन्य भाषाओं में अनुवाद करके आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, ये अनुवाद जो है, जी, यह यह मैं, क्योंकि आप भी तो अंतर्राष्ट्रीय मंच है आपका, लेकिन प्रवासी भारतीय जी, के रूप में आपकी जो ख्याति है, वो हम लोगों को हमेशा याद रहता है। दरअसल देखिए, सवाल ये है कि हिंदी में अन्य भाषाओं का रूपांतरण। जी, अब देखिए, क्योंकि भाषा जो है, उसको समग्र रूप में आप लीजिए, केवल साहित्य से ही इसको अगर जोड़िएगा, तब जी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग साहित्य के मूल विद्यार्थी नहीं रहे हैं, लेकिन साहित्य से हमारा प्रेम है, साहित्य से हमको लगाव है। हम लोग जैसे सोशल साइंस के लोग, तो देखिए इसलिए अनुवाद ज़रूरी है कि हम भारतीय वाङ्मय में रहने वाले लोग चाहेंगे कि पर्सनैलिटी के बारे में जो लिंडसे ने लिखा, थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी, उसका हम हिंदी में अनुवाद लिखें। जो लर्निंग के बारे में, शिक्षण के बारे में, जो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया, उसको हम हिंदी में उसका अनुवाद करें। हिंदी में अनुवाद इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे हिंदी भारतीय वाङ्मय में रहने वाले लोगों को सहज, सरल और बोधगम्य भाषा में उसकी समझ पैदा हो जाए। हम शायद मनोविज्ञान में विषय है, तो हम लिंडसे के थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को समझ जाएँगे। लेकिन व्यक्तित्व का सिद्धांत अगर कोई भारतीय मनोवैज्ञानिक हिंदी में अनुवाद करके लिखेगा, तो वो छात्रों जी, के हित में, शिक्षकों के हित में और आम जनमानस के हित में अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी जो है राष्ट्रभाषा की ओर धीरे-धीरे बढ़ रही है। जी। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं आदरणीय। हिंदी साहित्य का अन्य भाषाओं में अनुवाद जो होता है या अन्य भाषाओं में के जो भी ग्रंथ हैं या जो भी साहित्य है, उनका हिंदी में अनुवाद होता है। तो एक तो हम जो पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसमें अनुवाद किया हुआ कोई भी ग्रंथ या कोई भी अब विचार। देखिए, जी, नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं मिस कर गया बोलने में। जी, 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 एक बार राष्ट्र कवि जो भारत के जो दिनकर हुए, जी। तो डीएच लॉरेंस की एक कविता आई, आइज ऑफ सोल। हुँ, इसका उन्होंने अनुवाद किया, आत्मा की आंखें। जी, आत्मा, आइज ऑफ सोल, जी, ये डीएच लॉरेंस की मूल कविता है। लेकिन इसका अनुवाद जब किया दिनकर ने, उस वो अनुवाद इतना सशक्त अनुवाद था कि सोवियत संघ की लाइब्रेरी में दिनकर की वह मूल रचना मानी गई। आइज ऑफ सोल के स्थान पर लोग आत्मा की आंखें, रिटन बाई राष्ट्रकवि दिनकर, कह कर ये किया। तो और उसकी दो पंक्तियां मैं सुना देना चाहता हूँ बिल्कुल, कि ओ बिल्कुल। रे कनेरे के फूल,
और एक कने डीएच लॉरेंस की मूल कविता डीएच लॉरेंस की है। अनुवाद जो है दिनकर जी की है कि ओ रे कनेरे के फूल जरा धीरे झरना, ओ रे चांद इस टीले से होकर जरा धीरे गुजरना, ओ रे शांत मलय पवन जरा धीरे धीरे बहना, साधना की अबोध बेटी यहाँ लेटी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी तो साधना की इसलिए कि भारतीय वांग्मय में ध्यान की, साधना की, उपासना की प्रवृत्ति है। तो उस सभी लोगों को मूल कविता तो डीएच लॉरेंस की है। और एक कनेरे के फूल जरा धीरे झरना, और ये शांत मलय पवन जरा धीरे बहना, और ये चांद जरा इस टीले से होकर धीरे गुजरना। क्यों? क्योंकि साधना की अबोध बेटी यहाँ लेटी हुई है। तो बहुत अनुवाद इतना सस्ता। अब देख अब हम तो आपको पहले ही कहे कि एक एक आपका जो टॉपिक है उस पर घंटों उस पर बात हो सकती है, लेकिन जी, समय की अपनी गरिमा है। जी, उसमें मराठी साहित्य जो है उसका बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, भाषा के स्तर पर नहीं समझ पाते हैं। जबकि हमारा मानना है कि भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, भाव हमारा एक एक होना चाहिए। बिल्कुल, पंथ हमारे अलग अलग हो सकते हैं, गंतव्य हमारा एक होना चाहिए। तो मराठी साहित्य का, बंगला साहित्य का, असमिया साहित्य का, तमाम साहित्य का अगर हिंदी अनुवाद होता है तो साहित्य के लिए एक उर्वरक जमीन तैयार की जा सकती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अनुवाद होना, हिंदी साहित्य का अलग भाषाओं में अनुवाद होना मतलब हिंदी साहित्य का प्रसार और प्रचार हो रहा है। अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद हो रहा है तो दूसरे भाषाभाषी लोग भी उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और उसी तरह से यदि किसी और भाषा के साहित्य का हिंदी में अनुवाद हो रहा है तो हमारा शास्त्र बढ़ता जा रहा है और ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन वही जैसा कि आपने कहा अनुवाद करना इतना आसान नहीं है। अनुवाद में कवि के भावों को, उसके व्यक्तित्व को समझ करके और उसी सीमा के अंदर रह करके हम अनुवाद करें कि जो कवि या जो साहित्यकार कहना चाह रहा है वो दूसरी भाषा में वही भाव परिलक्षित हो। बिल्कुल सही कहा आदरणीय आपने। जी। और चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए क्या आप लेखन को अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं या सामाजिक परिवर्तन का माध्यम? दोनों मानते हैं, दोनों मानते हैं। क्योंकि देखिए जब जब कोई सामाजिक जब परिवर्तन होता है उससे लेखक प्रभावित होता है। और दूसरी बात है कि आपकी अभिव्यक्ति जब तक सशक्त नहीं होगी तब तक उस सामाजिक परिवर्तन को आप उस ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो अभिव्यक्ति का साधन भी है और सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा भी है। जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, जब इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब अमेरिका का वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो वो सामाजिक परिवर्तन की एक नींव रखी गई। उसमें बहुत सारे लेखक, बहुत सारे साहित्यकार जो उस सामाजिक परिवर्तन से रीइंफोर्स होकर, जी, प्रेरित होकर अपने लेखन का वो काम किए और वह लेखन अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सच है कि जो अभिव्यक्ति की साधना है वो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है और जब हम प्रभावित करती समाज है। से प्रभावित होते हैं तो हमारा अब अब साहित्य अब जी देखिए, मैंने फ्रांस के स्टेट रेवोल्यूशन की बात कर दी, जी इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल जी रेवोल्यूशन की बात की, अमेरिका की बात कर दी। लेकिन देखिए अपना भारत, और गौर कीजिएगा, हमारा भारत जो है जब गुलाम था तो ये मैं बड़े ही माने बुद्धिजीवियों की सभा में, गोष्ठियों में बहुत ही बात कहता हूं कि गुलाम भारत ने, जी गौर कीजिएगा, इस गुलाम भारत ने ना आजाद नागरिकों को जन्म दिया, बिल्कुल बिल्कुल लेखकों को जन्म दिया, जी कवियों को जन्म दिया। स्वतंत्र भारत ने आजाद नागरिकों को जन्म जन्म नहीं दिया। दिया लेखन की वो तीव्रता नहीं आई
कोई दिनकर नहीं पैदा कर सका, माने आजाद भारत आजादी के बाद जो है कोई शिवपूजन सहाय नहीं पैदा कर सका, कोई जानकी वल्लभ शास्त्री नहीं पैदा कर सका। ये सारे के सारे गुलाम भारत की देन है। और ये लोगों के लेखनी का प्रभाव था कि लोग देश की आजादी के प्रति उनका लेखन हुआ और देश आजाद। देश आजाद हुआ और देश की आजादी के लिए हर इंसान बहुत कंसर्न हो गया। इस पे मुझे एक बात हाँ, ये याद आई कि जैसे आजादी आज का सिस्टम पढ़ाई का जो था कि छोटे बच्चों के दिमाग में आप प्रॉब्लम्स डालिए। जैसे हम स्वतंत्र नहीं थे, हमें आजादी चाहिए थी। प्रॉब्लम थी कि हम स्वतंत्र नहीं थे। तो उस समय माइंड जो है इतना शार्प काम करता है कि बहुत सारी बातें वो सोचता है और बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। और यही कारण है कि गुलाम भारत ने आजादी दी और उस आजादी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका राह भी हमें दिखाया। जैसे आप देखिए जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की लेखनी साहित्य के माध्यम से ही समाज में फैली विषमता, अन्याय, गरीबी, शोषण, भेदभाव को उजागर किया उन्होंने और तभी जाकर के सामाजिक परिवर्तन का वो साधन बना। और आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। आप सभी को हार्दिक बधाई। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र, ईमानदार तथा संवेदनशील था। वे समाज की समस्याओं को गहराई से समझते थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से गरीबों, किसानों तथा शोषित लोगों की पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते थे। और यही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना ही समाज में परिवर्तन का कारण बना। और साहित्य से समाज परिवर्तित होता है। हमारे तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद जी, कामायनी, श्रद्धा, मैथिली शरण गुप्त, ये सब क्या है? हमारे समाज में परिवर्तन के कारण बने ये सब। उर्मिला की अभिव्यक्ति देखिए, कितनी गहराई से उन्होंने लिखा है कि आज उर्मिला पे सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा साहित्य जो है बहुत ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और हर परेशानी बहुत अच्छे भाव को जन्म देती है। कहते हैं ना कि परेशानियों में इंसान और शक्तिशाली होता है और सोचता है और काम करता है। बहुत सुंदर जवाब और बहुत अच्छी तरह से हमारा ये चल रहा है प्रोग्राम। और मंच के उस पार से और भी काफी विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं सभी को नमन वंदन करते हुए आगे चलती हूँ। वीना सिन्हा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत ही सुंदर विचार वक्तव्य। अशाना महेश जी भी जुड़े हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी भी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका अंजू जी। जयप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वाह वाह, उदाहरण सहित समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीना जी सादर प्रणाम आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी। अच्छा वीना जी, अद्भुत अद्भुत। अस्थाना जी भी लिख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से अपना आशीर्वाद आप सब हमें दे रहे हैं। आदरणीय सूरजकांत जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका। और बने रहिए मंच पे, हम देखिए सभी का हर्षोल्लास बढ़ाते रहिए। अब हम आगे चलते हैं। दरअसल अभी जी जो प्रेमचंद की बात की, आज जयंती है भी। जी मैं जी उसकी पूर्व संध्या पर बोल चुका हूँ। और चूंकि बिहार में एक बाई इलेक्शन भी था, जी। इसलिए 31 तारीख को आज नहीं मनाई गई। फिर इसके लिए कल यानी 1 अगस्त को मनाया जाएगा। तो अच्छा अच्छा। देखिए, प्रेमचंद जैसे लोग, प्रेमचंद के सोजे वतन को ब्रिटिश हुकूमत ने जी उसको बैन कर दिया। ये कौन कौन है ये आदमी? क्योंकि नवाब राय के नाम से लिखते थे वो, जी 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 जी। उर्दू की जानकारी भी थी, बहुत सारी बातें। वही न कहे कि यह विषय तो ऐसा है बिल्कुल। कि प्रेमचंद पर पूरा का पूरा समय जो है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि उन्होंने जो सामाजिक यथार्थ की जो चर्चा की, वह यथार्थ जो है 2 चीजों में बंट गया। एक तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद और दूसरा यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद। यानी वह आदर्श का कोई मतलब नहीं है जिसका कि संबंध यथार्थ से न हो। नामवर सिंह सरीखे लोगों ने कहा कि आदर्श जो है,
आदर्श जो है वह आदर्श कोई मायने नहीं रखता जब तक कि उसका संबंध यथार्थ से न हाँ, हो। और ठीक उसके विपरीत वह यथार्थ भी कोई मायने नहीं रखता जिसका जिसका संबंध कि आदर्श से अपना हो, कोई आदर्श से आदर्श न हो। ना तो हो। दोनों दोनों की बातें एक साथ। तो इसी आधार पर लोगों ने कहा, आलोचकों ने, समीक्षकों ने कहा कि कार्ल मार्क्स जो है प्रेमचंद जो हैं वो मार्क्स से भी प्रभावित है, और वो हृदय परिवर्तन के आधार पर भी उनकी कहानियां, उनके उपन्यास हैं, वो गांधी से भी प्रभावित है। जी, उदाहरण बहुत है, लेकिन समय कम है, इसलिए इस वाक़ई, पर विशेष चर्चा नहीं। वाक़ई। लेकिन प्रेमचंद जी, की जयंती पर शत जी, शत नमन, और उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, और श्रद्धावनत होते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। शत-शत नमन जयंती को, प्रेमचंद जी की जयंती को, वो तो हम सभी के आदर्श हैं। चलिए आदरणीय आगे बढ़ते हैं और एक छोटा-सा सवाल है। माइंडसेट और नियति में क्या आपको कोई फ़र्क महसूस होता है? देखिए, नियतिवादियों की अपनी एक श्रृंखला है। जी, नियतिवादियों की अपनी एक श्रृंखला है। अजगर करे न चाकरी, पंछी जी, करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। नियतिवादी जो है कि सोच यही होती है कि वो जो भाग्य में बदा होगा, जो हमारी नियति होगी वो होगा। और ऐसे हमारे ऋषियों ने भी कह दिया है। मलुक दास को लोग उदाहरण भी देते हैं। प्रेमचंद की एक कहानी है, निमंत्रण। निमंत्रण पढ़ी होंगी, या बहुत सारे जो हमारे प्रबुद्ध श्रोता हैं पढ़े होंगे। तो वो निमंत्रण पर ही आश्रित है तोताराम का पूरा जीवन। मैं रिलेट कर दे रहा हूँ। जी, जी, और एक चिंतामणि उनके उनके मित्र थे। अगर उनको निमंत्रण नहीं दिया जाए तो बहुत नाराज हो जाते थे। जी, लेकिन तोताराम, पंडित तोताराम को एक बार सपरिवार बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि अब सपरिवार बुलाया गया तो हम 7 आदमियों को कहाँ सोचे। 5 उनके अपने पुत्र थे, हुँ, और पत्नी को भी पुरुष बना दिए तोताराम। और पूरा जो है वो जजमान के यहाँ पहुंच गए। तो वो यही कहा करते थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दातार। हमारा माइंड सेट जो है क्षण क्षण बदलता है। आपने जो प्रश्न पहले किया, पूर्ववर्ती पर प्रश्न, व्यक्ति के प्रति प्रेम में भी वो बदलाव आता है, प्रकृति के प्रति प्रेम में भी वह बदलाव आता है। और जो कुछ भी जहां भी संवेदना के मानक हैं उस पर जो है हमारा मन, हमारा माइंड सेट वहां पर चला जाता है। कहा गया है, अंग्रेजी की एक कहावत, कि माइंड इज इट्स ओन प्लेस दैट हैज कैपेसिटी टू हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। ये विवेकानंद का ये कथन है। इसलिए कि मन के अंदर, हमारे माइंडसेट के अंदर वो असीम क्षमता है जो स्वर्ग से नरक की ओर ले जाता है और नरक से स्वर्ग की ओर ले जाता है। अगर कर्म जो है वह जीवन को, संपूर्ण जीवन को एक आकृति प्रदान करता है, तो इसलिए हम माइंड सेट पर अधिक ध्यान देते हैं, हम नियतिवादी पर कम ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही आदरणीय, आपने बिल्कुल सही कहा कि माइंडसेट जो है, अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। जैसे हाँ, सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है, लेकिन नियत किसी कार्य के करने के पीछे की मंशा या इरादा होता है। नियत हम अंतरतम से, अंतरात्मा से चाहते हैं हम ये कार्य करें। तो नियत जो है वो हमारे वैदिक रिलीजन से रिलेटेड होता है कि हमने सोच लिया, हम दृढ़ निश्चयी हैं कि हमारी नियत है कि हम इस कार्य को रुचि के साथ और अच्छा करें। लेकिन माइंडसेट गलत या सही, सकारात्मक या नकारात्मक, जैसे आपने अभी बोला कि स्वर्ग भी हो सकता है, नर्क भी हो सकता है, ये हो सकता है। सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो देखने का नजरिया, माइंडसेट, देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जैसे तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिमि देखी तैसी। अरे तो जैसे हमारे भाव होते हैं वही हमारा माइंडसेट है।
आजकल देखिए आप, यदि हमारा माइंडसेट ये है कि हम इस कार्य को करेंगे तो हम करेंगे, चाहे कितना मुश्किल कार्य हो। और यदि हमने माइंडसेट ये बना लिया, अरे छोड़ो क्यों इस पे ध्यान दें, तो हम उस कार्य को नहीं करना चाहेंगे। जैसे एक कुछ पंक्तियां मैं बोलती हूँ। बबूल बोया है आम के लिए, बबूल बोया है आम के लिए, कांटे उगाए हैं दूसरों के काम के लिए। हम तो परामर्थी हैं, हम तो परमार्थी हैं, सेवार्थ सदा तत्पर हैं। आग मैंने ही लगाई है, पानी डालता हूँ आवाम के लिए, पानी डालता हूँ आवाम के लिए। तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? ये नियत है या माइंडसेट है? सर देखिए, देखिए मैं जो नियत को परिभाषित किया, जी नियत की जो व्याख्या की कि उसको मान लिया है भाग्य। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी, कोई छात्र बहुत परिश्रम करता है जी और वो मान लिया कि नहीं ये नियति है कि हमको अगर होना होगा तो होगा। लेकिन जो करने वाला आदमी है, ये माइंड सेट, आपने इस ये बात तो सही कहा कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे अगर वो अपने माइंड सेट का सही इस्तेमाल करेगा तो। जैसे एक एक कोई कविता लिख रहा है, तो जैसे महादेवी को कह दिया गया कि वो आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा क्या, यानी जितने दुखांत हैं उसको भी उसको भी जब वो लिखती है, जब वो पूर्ण हो जाता है तो उसमें उसको सुख की अनुभूति होती है। तो ये भी कहा जाता है कि दुख में सुख की अनुभूति। हालांकि काफी दुखांत ही है, लेकिन उसकी रचना करने में जो सुख है, इसलिए दुख में सुख की प्रतीति होती है। यह भी अपने आप में पॉजिटिव है। जी जी। यह भी क्योंकि अपने आप में मन का दुख पॉजिटिव जो है। है, मन का दुख जो है वो लिख दिया, वो निकल गया, तो हम लिख दिया। सुखी हो गए। हाँ। जी हाँ, तो बिल्कुल अब बिल्कुल। हम लोग इसको कहते हैं साइकोलॉजी में कैथारसिस। कैथारसिस, अगर हम उसको लिख दिए, उसको अगर हम व्यक्त कर दिए, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, जीवन के शेक्सपियर के तमाम नाटकों में ट्रेजेडी किंग कहा गया है। आप हेलमेट उठाकर देख लीजिए, आप जो किंग लियर उठाकर देख लीजिए, तमाम उनके नाटकों में आप देखिएगा कि जीवन की विशालतम ट्रेजेडी को व्यक्ति अपने मन में आत्मसात करके भी संतुलित व्यवहार करता है, संतुलित व्यवहार करता है। जी जी इसलिए बिल्कुल। कहा गया कि रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। मैं यहाँ नियति को भाग्य के भरोसे रखने की वाली उस एंगल से इसका विश्लेषण किया। जी जी रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। तो इसलिए भाग्य के भरोसे अगर हम रहे और कर्म को न्यून समझे कि चलो जो होना होगा होगा, कोई बात नहीं है, और काम करे ही नहीं, कर्म करे ही नहीं। हम लेखन से जुड़े हैं, हम लिख रहे ही नहीं है। जी तमाम सामाजिक समस्याएं हैं, तमाम व्यक्तिगत समस्याएं हैं, लेकिन हमारा लिखना बंद है। तो ये होता है माइंड से, और वो होता है नियत, जिसको आप नियत कर रही है, उसको मैं भाग्य कर रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, एक नियत एक और को भाग्य। मनोविज्ञान की भाषा। जी जी, नियत और जी। भाग्य। अब जैसे मेरा दृष्टिकोण है, नियत, कर्म को मैं प्रधान मानती हूँ, और कर्म के अनुसार भाग्य बनता है, मैं ये मानती हूँ। यदि भाग्य के भरोसे हम बैठ जाएंगे तो भाग्य साथ कभी नहीं देगा। और यदि हम कर्म करते जी जी। रहेंगे तो हमारा भाग्य खुल सकता है। तो वही कहते हैं ना, जैसे हमारे जो हमारा क्या बोलते हैं वैदिक साहित्य है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, वो कहती है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, और फल जो मिल रहा होगा अपने आप मिलेगा। आपको मैं बताऊं, मेरे बच्चे एग्जाम से पहले मैं बहुत अटेंटिव रहती थी बच्चों के पास। एग्जाम दे करके आ गए तो मैं बिल्कुल नहीं कुछ पूछती थी गलत किया या सही किया, क्योंकि उसके बाद तो उसमें चेंज कुछ होगा ही नहीं। तो नहीं, कुछ इसीलिए नहीं। किसी चीज को हम सही करना चाहते हैं तो उस चीज को एक्शन में लाने के पहले सही कर लें। एक्शन के आने के बाद तो हम कितना भी सही करेंगे कुछ नहीं होगा रिजल्ट। तो इसीलिए मैं भाग्य को कम, कर्म को ज्यादा मानती हूँ। मुझे लगता है अपना कर्म करते जाओ, भाग्य अपने आप साथ देगा। जी आदरणीय, बहुत अच्छी नहीं नहीं, चर्चा इस की। मामले में जी जी, फुली कहिए क्या? एग्री।
थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से चर्चा ये भी चल रही ये है और बोल हम। रहा है? हाँ जी। किसी की आवाज आ रही थी। अच्छा, नहीं, नहीं, मेरा दूसरा मोबाइल चल रहा था इसलिए। जी, जी, हाँ। अच्छा, 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 हाँ, हाँ, कहिए। हाँ। मैं कहा कि मैंने आई एम फुली एग्री विथ यू अबाउट योर थॉट, योर आइडियलिस्टिक थॉट। मैं तो रियली अभी तक तो ये है, मैं तो कल का नहीं, कर्म, हाँ, हाँ। कल का नहीं कुछ पता। और मंच के उस पार से बहुत सारे लोग फिर जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ के। कहते हैं ना, धमाकेदार प्रशंसाएं मिल रही हैं आपको, हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हुए हैं। किरण भट्ट जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किरण भट्ट जी, वीना जी जुड़ी हुई हैं। जयप्रकाश जी भी लगातार कमेंट्स करते जा रहे हैं। वीना जी भी कमेंट कर रही हैं। और कभी उमानाथ त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग लिखते जा रहे हैं और हर्षोल्लास बढ़ता जा रहा है। और हमारा वाद प्रतिवाद विचार वाटिका में काफी अच्छे मूड पे चल रहा है। आदरणीय, मैं सोचती हूँ, अनेक मंचों पे आपने गायक कलाकार का काम किया है। इस मंच पे भी एक गीत सुना दीजिए, फिर हम अपने प्रश्नों की झड़ी या अपने वाद प्रतिवाद की झड़ी आगे लेकर के चलते हैं। जी, गायक कलाकार कोई प्रोफेशनल चूंकि अपने ही गीतों को, जी, जी, अपनी रचनाओं को, कुछ लोक गीतों को, लोकगीत जो है वो माने लोक में व्याप्त है। ये जैसे कि शारदा सिन्हा जब गुजर गई, तो शारदा सिन्हा जो गीत गाती थी, तो पता चला कि ये किसने ये गीत सब लिखा। लेकिन वो आकर वो बताते भी थे, लेकिन ये कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। शारदा सिन्हा ने उसकी प्रस्तुति इतनी अच्छी दी। तो लोक गीतों, जो परंपरागत लोकगीत है, उस लोकगीतों की प्रस्तुति भी मैं देता हूँ। स्वरचित भी लोकगीत मैं लिखता हूँ और अपने ही गीतों की ज्यादा मैं ये करता हूँ। गायक कोई कलाकार नहीं हूँ। तो गीत गाना मैं ही आपको कला है आदरणीय, गीत गाना ही कला ज, है। जी, जी। तो एक अगर गीत की बात है तो कोई मेरी अपनी पसंदीदा कोई गीत कहिए तो सुना दें, कि जी, चाहे जी, वो जो भी निराला की सुनाइए, हो, जो भी बच्चन आप की हो सुनाइए, जाए। जो भी आप सुनाइए। देखिए, अक्सर जो लोग लोग कहते हैं कि वाद वाद विवाद और इसमें आवाज मेरे क्लियर है? बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर, एकदम, एकदम क्लियर। कि अंधेरी रात में, देखिए साहित्य माने साहित्यकारों के प्रति जो लगाव है, जी, कि आज प्रेमचंद की जयंती है, इसलिए बार बार ये कहने की इच्छा होती है कि प्रेमचंद ने 1936 में एक लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। उसमें उन्होंने कहा कि साहित्य जो है वो राजनीति के आगे आगे चलने वाली मशाल है। में साहित्य जैसा होगा वैसा ही सही है। समाज भी होगा, और वो समाज का दर्पण भी हो। तो इसलिए उनको नमन भी करते हुए, कि अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में पल के बिछाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में पल के बिछाए कौन बैठा है। अब देखिए, उस समय की बात जो है, जी, जब ये गुलामी के दिनों की बात है, कि तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, तिमिर के राज का ऐसा
कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्हीं ने सिर झुकाया है। वाह! मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, तुम्हारे राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है। अब देखिए कि बहुत सारे लोग आजादी की लड़ाई में अपने राजे रजवाड़े को बचाने के लिए अपने घर में दुबके हुए थे और उनको राय साहब, जमींदार साहब ये कहकर उनको अंग्रेजों ने पदवी दे दी। वो शांत हो गए। उठा जो शीश सकते थे उन्हीं ने सिर झुकाया। दोनों की बात कर रहे हैं जो लड़ने वाले थे। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, तुम्हारे राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है। उठा जो गर्व से घिर घिर, उठा जो गर्व से घिर घिर गरज कहती घटाएं फिर। इसको जरा गौर कीजिएगा। उठा जो गर्व से घिर घिर गरज कहती घटाएं फिर, गरज कहती घटाएं फिर, उजाला अब न होगा फिर। मगर चिर ज्योति की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में पलकें बुझाए कौन बैठा है। अंधेरी रात की, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है। वाह, 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 वाह! बहुत सुंदर। एक तो आपने इतनी मधुर आवाज में, बिल्कुल कौन कहता है कि गायक नहीं है आप? इतनी सुंदर आवाज में, मधुर आवाज में आपने गीत ये सुनाया। और वाकई ये उस समय का गीत है जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो एक तरफ संघर्ष हो रहा था, एक तरफ संघर्ष को शांत करने के लिए कुछ कुछ अवार्ड दिया जा रहा था। ये दोनों सिचुएशन थी जिसमें भारतीय अलग अलग भी हो गए थे। तो इस दृश्य को दर्शाते हुए बहुत सुंदर गीत है आदरणीय, बहुत सुंदर गीत। चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। और आगे बढ़ते हुए आप अपने साहित्य में किसको प्राथमिकता देते हैं? प्रेम को, समाज को, या आत्मसंघर्ष को? प्रेम में तो सब समाहित है। जी, जी, जी। प्रेम 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 में तो सब समाहित है। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता हूँ जो बहुत बिल्कुल धरातल और बहुत जी, सरफेस जी, लेवल पर जी। किया है। हाँ, मैं लोअर उस लेवल प्रेम का की जो बात है, करता बिल्कुल जी, हूँ। जी। वही प्रेम, हुँ, वही प्रेम जो है, प्रेम अगर व्यक्ति के जीवन से, इतना बढ़िया प्रश्न है ये, इतना इतना बढ़िया प्रश्न, स्तरीय प्रश्न है। प्रेम अगर व्यक्ति के जीवन से विदा हो जाए, जी, तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो है। जी। प्रेम अगर समाज से विदा हो जाए और प्रेम अगर सामाजिक व्यवस्था से विदा हो जाए, तो फिर उस समाज में व्यक्ति के जीवन में फूलों का खिलना बंद हो जाता बंद है, हो जाएगा। बिल्कुल। कलियों का चहकना बंद हो जाता है, कोयल नहीं कूकती, झरनों का संगीत नहीं होता, पूरा का पूरा अस्तित्व जो है एक मरघट के समान हो जाता प्रतीत होने लगता है। इसलिए प्रेम जरूरी, बहुत जरूरी है। इसमें तुलनात्मक रूप से कुछ कहना,
प्रेम होगा तब भी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन होगा। प्रेम होगा तभी सामाजिक परिवर्तन, समाज जो है कैसे करवट ले रहा है, उस समाज के प्रति प्रेम होगा, अनुराग होगा, तब वही प्रेम जरूरी है। प्रेम जब राष्ट्र के प्रति होगा तो वह राष्ट्रीय चेतना के रूप में परिणित होगा। इसलिए प्रेम जरूरी, बहुत जरूरी है। प्रेम का होना नितांत आवश्यक। बिल्कुल सही कहा है आपने कि बिना प्रेम के तो कुछ जीवित रह ही नहीं सकता है। तो प्रेम जो है समाज के लिए भी ज़रूरी है, प्रेम जो है साहित्य के लिए भी ज़रूरी है, प्रेम जो है मनुष्य के लिए भी ज़रूरी है। अतः हम जो भी लिखते हैं, कवि जो भी लिखता है, वो प्रेम से रिलेटेड होता है, आत्म-सम्मान से रिलेटेड होता है और समाज के लिए हम प्रेम से लिखते हैं। जब आत्म-संघर्ष की भी बात आती है, तो हम प्रेम को ही यथार्थ मानकर आगे बढ़ते हैं और तभी तो कहते हैं कि यदि प्रेम है, तो आत्मा परमात्मा का मिलन भी होता है। तो प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन आपने सही कहा कि धरातलीय प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम, आत्मिक प्रेम का होना ज़रूरी है, जहाँ हम 100% अपने देश के लिए इन्वॉल्व हो, देश के प्रेम में इन्वॉल्व हो, 100% हम प्रकृति के प्रेम में इन्वॉल्व हो, 100% हम अच्छे कार्यों के उसमें इन्वॉल्व हो। तो वहाँ तो प्रेम जो है भगवान बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आदरणीय आपने। ना ना, वो जो है ऐसे मिलता भी नहीं है। कबीर ने लिखा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न बिल्कुल, हाट बिकाए, राजा प्रजा जो मिले शीश दे ही ले जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेम में व्यक्ति को स्वयं को उत्सर्ग कर देना जरूरी होता है। प्रेम में अपना कुछ नहीं होता है। जी, सूफी संतों की बात ले लीजिए, वो अपने ईश्वर को ही प्रेम माने महबूब को या महबूबा के रूप में वो मानते हैं। और क्यों? ऐसा नहीं, वो धरातल संबंधी प्रेम नहीं है, बिल्कुल। वो आत्मा में अवस्थित होने वाला प्रेम है। क्योंकि वो ईश्वर को ही वो कर शिकायत भी अगर करते हैं, शिकायत भी करते हैं तो अपने उस परमात्मा से ही करते हैं। दो पंक्ति जो है याद मुझे आ रही है कि वो इंसाफ मांगते हैं अपने परमात्मा से, अपने महबूब से, कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के अंदर कई तरह की बातें होती हैं। आज प्रेमचंद की जयंती है। प्रेमचंद ने कहा कि सामाजिक विसंगतियां और ये जो है, यह उसका सौंदर्य शास्त्र है। समझेगा, समझ कर अगर वो लिखेगा तभी सामाजिक विसंगतियों को दूर करने की करेगा। दिशा में एक सार्थक पहल कर सकेगा। इसलिए मैं उनको स्मरण करते हुए ये कहता हूं कि वो प्रेम जो है जरूरी है। और वो कहता है कि हमारे अंदर बुराई भी है, हमारे अंदर सिर्फ करुणा नहीं है, क्रोध भी है। हमारे अंदर सिर्फ प्रार्थना करने वाली भावना नहीं है, हमारे अंदर वासना भी है, वासना भी है, प्रार्थना भी है, क्रोध भी है, करुणा भी है। लेकिन एक चीज कहते हैं कि अगर वह अधोगमित होती है, अधोगमित होती है तो क्रोध, ऊर्ध्वगमित होती है तो करुणा, अधोगमित होती है तो वासना, ऊर्ध्वगमित होती है तो प्रार्थना। वो शिकायत करता है, शिकायत किससे करने जाए? हम तो सबसे सर्वे सर्वा आपको मान लिया, परमात्मा को ही मान लिया। तो इंसाफ, भूतों की चाह देने वाले, रूप तुमको, मुझे निगाह देने वाले, किस मुंह से मुझे शस्त्र में देगा ऐ ताजीर, दिल को हविष्य गुनाह देने वाले, दिल को हविष्य गुनाह। बिल्कुल सही कहते हैं ना, प्रेम ना स्त्री है ना पुरुष। प्रेम तो मन का वो भाव है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। तो हम लोगों ने प्रेम की परिभाषा, प्रेम पे काफी बातें कर ली। अब एक क्वेश्चन अभी है, थोड़ा टाइम, एक एक टॉपिक मैं आपसे जानना चाहती हूँ उसके बारे में। साहित्य साधना से मनोरोग या अकेलापन दूर किया जा सकता है? कि ये हम तो मनोवैज्ञानिकों से, हम तो मनोचिकित्सा की भी बात करते हैं। जी, जी, हम जो है, हमारे जो जनक माने गए वो मूल रूप से मनोचिकित्सक थे। जी। तो साहित्य साधना जो है उससे, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछ रही हैं,
तो वो रोग का निदान भी होता है। जैसे मैंने कहा इसके बारे में संगीत को आजकल एक थेरेप्टिक टेक्निक के रूप में भी लिया जाता है। चिकित्सा की एक प्रवृत्ति भी लिया जाता है। हम लोग उसको बिहेवियर थेरेपी के नाम से जानते हैं। व्यवहार चिकित्सा के नाम उसके देखिए कोई भी आदमी अगर जिसको कि कहिएगा कि वो मनोरोग के 2 प्रकार, इस पर तो पूरी बात होगी। एक को कहा जाता है मानसिक दुर्बलता, माने साइकोन्यूरोसिस, दूसरे को कहा जाता है साइकोसिस। तो साइकोसिस जो है वो थोड़ा लेकिन हर आदमी अमेरिका की उत्पत्ति का ये जगह है, तो उसके पास एक डाटा है। कितने लोग न्यूरोटिक हैं, कितने लोग साइकोटिक हैं, कितने लोग बिहेवियर डिसऑर्डर से माने ग्रसित हैं और कितने लोग मानसिक रूप से मानसिक न्यूनता के शिकार हैं। कितने लोग सिजोफ्रेनिक हैं, कितने लोग पैरानॉइड हैं, ये सब उसके पास एक डाटा है। हमारे पास डाटा नहीं। हम ये मानकर चलते हैं हर आदमी सामान्य भी है, असामान्य भी है। प्रकार का अंतर नहीं है, मात्रा का अंतर है। और मात्रा का अंतर क्या है कि 99 डिग्री पर खौलता हुआ कोई पानी है, वो सामान्य है, और 100 डिग्री पर भाप बन गया पानी, वो पागल है, वो असामान्य है। तो हम साहित्य के माध्यम से उसकी एक बड़ी शोधपरक, इस पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत बहुत एक शोध ग्रंथ भी जी, प्रकाशित जी, हुआ, जिसमें बिल्कुल। हमेशा जो है एआई की बात करते हैं, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम लोग इस मामले में लिटरेरी इंटेलिजेंस और रिलीजियस इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं जी, जी, साइकोलॉजी में। साइकोलॉजिस्ट में रिलीजियस एस्पेक्ट और रिलीजियस इंटेलिजेंस की जब भी बात करेंगे, इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट? बिल्कुल। Who act purposefully, number one, who think rationally, number two, and who deals effectively, जो अलग हो गया है समाज से, उसको कैसे समाज के मानक और ढांचे के अंदर लाए। Who effectively with his own situation where he lives, that is called intelligence, human intellect। तो इस तरह से वो एक जरूरी चीज बन जाता है कि नहीं, साहित्य जो है वो साहित्य साधना मनोरोगों को दूर करने में बहुत अग्रणी, पूर्णतः तो नहीं लेकिन अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता है। उदाहरण के तौर पर बहुत मैं दे सकता हूँ। जैसे जी, जी, लियर जब कोडेलिया के पास जाते हैं, जी, लियर दो बेटियों से उन्होंने पूछा, तो कहा कि आपको दुनिया की सारी सब चीज से मैं अलग मानती हूँ, आपको बहुत मानती हूँ। दूसरे ने कहा कि स्वर्ग से भी अधिक मानती हूँ। कोडालिया ने कहा कि मैं उतना ही मानती हूँ जितना एक पुत्री एक पिता को मान सकती है। दो बेटियों ने लियर का साम्राज्य जब समाप्त हुआ तो साथ नहीं दिया, लेकिन जब कोडेलिया के पास जाते हैं, कोडेलिया इतनी सेवा करती है, इतनी शुश्रूषा करती है कि हम बेटी हैं, बाप अगर विकट परिस्थिति में है तो सेवा करना मेरा धर्म है। और सेवा करते 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 कुडेलिया गुजर जाती है, और कुडेलिया के गुजरने के बाद किंग लेयर जो है वो हाथ में उसका डेड बॉडी लेकर कहते हैं, नेवर 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 नेवर। ये 5 नेवर का अलग अलग मंत्र है हम्म, कि जो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन कन्वर्ट इनटू एग्रेशन। बहुत सुंदर परिभाषा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने दिया। और हम एक जमीनी स्तर पे भी देखें, साहित्य एक ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैं, यदि कोई समस्या है या किसी कवि के मन में कोई समस्या है, कोई गुस्सा है, कोई दुख है, तो आराम से अपने शब्दों को पन्नों पे उड़ेल करके वो काफी रिलैक्स फील करता है।
तो इससे तो एक टेंशन कम होता है। तो मुझे लगता है साहित्य जो है, हम साधारण लोगों के लिए भी उनका बहुत बड़ा दोस्त है और टेंशन को दूर करता है, बीमारियों से दूर रखता है। और कहते हैं ना कि कुछ काफ़ी कुछ हम किसी को बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो उसको हम लिख करके अपने भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। तो मन से यदि प्यार है, मन में यदि गुस्सा है, तो लिखने के बाद वो कम हो जाता है। तो शायद मनोरोग तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो, फिर भी कभी-कभी ऐसा हो सकता है। आज की चर्चा बहुत अच्छी चलती रही और समय हो भी गया है। तो आज के हमारे आमंत्रित साहित्यकार आदरणीय रत्नेश्वर जी, जो समाज और संस्कृति के जीवन दर्पण हैं, आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में साहित्य की गहराई और संवेदनशीलता स्पष्ट झलकती है। साहित्य और व्यक्तित्व दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब है। आपने सही कहा आदरणीय कि साहित्य व्यक्ति को संवेदनशील, जागरूक और गहन दृष्टि देता है। वही व्यक्तित्व की आभा साहित्य को जीवंत बनाती है। आप विचार वाटिका की साहित्यिक परिचर्चा में यह वार्ता अनेक अनुभवों, भावों और विचारों से समृद्ध हुई है। आज की वार्ता न केवल साहित्य की धारा को ही समझाती है, बल्कि व्यक्तित्व, समाज, प्रकृति, मीडिया, यात्रा, मानसिक स्वास्थ्य और कला के विभिन्न पक्षों को भी एक सूत्र में पिरोती है। साहित्य वस्तुतः मनुष्य के भीतर का बहुत ही बह, बहती व अमृत धारा है, जो उसके अनुभवों को शब्दों में और भावों को अभिव्यक्त में बदलती है। इसी कारण व्यक्तित्व और साहित्य साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को आकार देते हुए समृद्ध करते हैं। आपके मार्गदर्शन से यह मंच विचारों की समृद्ध दिशा में अग्रसर हुआ। आगे हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी नए किरदार से। आज विचार वाटिका में अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। शुभ रात्रि और आप सभी साहित्यकारों को जुड़ने के लिए और दरअसल बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। अभी पटल पर जिन जिन लोगों का नाम आपने लिया, जी जैसे जी आपने वीणा सिन्हा का नाम लिया, आपने जी उमानाथ त्रिपाठी जी का नाम लिया, जी तमाम लोग, आपने जयप्रकाश शर्मा जी का नाम लिया, सभी लोग मेरे आदरणीय भी हैं और अ, प्रबुद्ध रचनाकार हैं। जी जी उन बिल्कुल। जितने श्रोता भी के रूप में जितने लोग जुड़े, उन सभी लोगों के प्रति भी मैं इस समृद्ध मंच को नमन करते हुए उन सभी प्रबुद्ध रचनाकारों के प्रति भी मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने को एक बड़ी भोजपुरी शब्द का प्रयोग है, बड़भागी मानता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इस योग्य समझा अपने पटल में और विचार वाटिका में आमंत्रित करने के लिए। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय तल से धन्यवाद बहुत बहुत ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय। आप हैं, आप इस योग्य हैं आदरणीय, और आपके आने से हमारा मंच, हमारा पटल जो है धन्य हो गया। तो आज हम विदा लेते हैं, अपने सभी जुड़े हुए साहित्यकारों को वंदन अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इस पटल से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार से सभी को अवगत कराने के लिए। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ गुड रात्रि। नाइट। फिर मिलते हैं इसी पटल पर जी, कभी किसी दिन। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जी, 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 जी। बहुत बहुत शुभ रात्रि मैडम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि जी।